राहुल गांधी क्या समाज को बांट रहे हैं? क्या देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाया है, आप अगर सोशल मीडिया को देखेंगे, तमाम लोग इस तरीके की पोस्ट लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की तो ये प्रवृत्ति रही है, कांग्रेस की ये हिस्ट्री रही है कि वो समाज को तोड़ने का काम करती रही है। धर्म के आधार पर तोड़ती है, जाति के आधार पर तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन इससे पहले कि हम इन आरोपों पर बात करें, हम थोड़ा समझने की ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को क्यों पकड़ा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को क्यों पकड़ा है, सामाजिक न्याय के इस मिशन को उन्होंने अपनी राजनीति का औजार क्यों बनाया है, ये थोड़ा जानने की जरूरत है। एक्चुअल में अगर हम कांग्रेस की पूरी अतीत को देखें तो कांग्रेस ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की है, कांग्रेस ने खुल करके भी धर्म की राजनीति नहीं की है। हाँ, कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं और कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का ही तुष्टीकरण नहीं किया है, कांग्रेस ने अपर कास्ट हिंदूज का भी तुष्टीकरण किया है, कांग्रेस ने दलितों का भी तुष्टीकरण किया है। और आप अगर देखें, दलितों के लिए, उनके सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे एक्ट बनाए थे जिसका मिसयूज भी हुआ, लेकिन कांग्रेस ने वो एक्ट दलितों के लिए बनाया। इसी तरीके से अपर कास्ट के सेटिस्फेक्शन के लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज कांग्रेस लेकर के आई। और आप इसको दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। शाबानों का मैटर आया, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, उस शाबानों के मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए पार्लियामेंट में राजीव गांधी की सरकार ने एक बिल पास करके कहीं ना कहीं मुस्लिम अपीजमेंट, जिसका आरोप उस पर लगता है, वो किया। अगर उसे अपीजमेंट माना जाए तो वो का मुसलमानों के लिए एक अपीजमेंट था। ठीक ऐसे ही एक अपीजमेंट हिंदुओं के लिए अगर यह अपीजमेंट माना जाए तो ये एक अपीजमेंट था जिसमें बाबरी मस्जिद का ताला खुला और उस महाशिलान्यास की इजाजत दी गई। और बाबरी मस्जिद फिर नरसिंहा राव के सरकार के टाइम में, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, बाबरी मस्जिद जो है उसका डिमोलिशन हो गया और वो टूट गई। तो कांग्रेस ने हमेशा एक अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की है, कांग्रेस ने कभी भी खुल करके सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस ने हमेशा अपने साथ सभी वर्गों को लेकर चलने की कोशिश करी है। और खास करके कांग्रेस ने जो अपर कास्ट हिंदूज थे, मुसलमान थे और दलित थे, इनके कॉम्बिनेशन के साथ आजादी के बाद से लेकर के 89 तक उन्होंने लगातार केंद्र में सरकार बनाई। अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बनती रही। लेकिन 89 के बाद अगर हम देखें, जिस तरीके से मंडल और कमंडल राजनीति में आया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, रथ यात्रा के जरिए से जिस तरीके से अयोध्या का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, उसके बाद कांग्रेस हाशिए पे चली गई और धीरे धीरे कांग्रेस का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। हालांकि कांग्रेस में एक बार फिर रिवाइवल दिखा 2004 में, जब यूपीए के अंतर्गत उनकी सरकार बनी, जिसमें कांग्रेस ने लीड किया। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और फिर 2009 में भी जो है वो सरकार रिपीट करी और इस बार कांग्रेस की सीटें 200 से ज्यादा हो गई, 206 से सीटें आई और 2014 तक वो सरकार रही। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोर हिंदुत्व के वोटर के साथ सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया कि पूरे देश में उन्होंने पहली बार 84 के इलेक्शन के बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने पहली बार 30 साल बाद फुल मेजॉरिटी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर के आई। पहली ऐसी सरकार थी जो बिना किसी गठबंधन की थी 84 के बाद, क्योंकि 84 में जो सरकार बनी थी राजीव गांधी की, वो ऐतिहासिक जीत थी इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। इस कोर हिंदुत्व की पॉलिसी और सोशल इंजीनियरिंग का सामना करने के लिए कांग्रेस ने आने वाले कुछ असेंबली इलेक्शंस में सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसीज को अपनाया। लेकिन वो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो पॉलिसी थी, जो राजनीति थी, उसको जनता ने नकार दिया। सॉफ्ट हिंदुत्व के चलते न तो अपर कास्ट हिंदू वोट मोटिवेटेड हुआ कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनसे कहीं ओपन हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और वैचारिक आधार पर कर रही थी, विचारधारा को आगे बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ उस सॉफ्ट हिंदुत्व से जो सेकुलर वोटर थे वो भी कांग्रेस की तरफ टर्न अप नहीं हुए और मुस्लिम वोटर भी उनके साथ नहीं जुड़ा। आखिर में कांग्रेस के सामने अब एक ऑप्शन था कि वो या तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े और या जो है अपने को राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक बना करके छोड़ दे। और राहुल गांधी ने बहुत विचार विमर्श के बाद अपने लिए एक मिशन चुना और उन्होंने उस मिशन में सामाजिक न्याय को अपनी राजनीति से जोड़ दिया। और ये कांग्रेस की राजनीति में एक शिफ्ट था, पॉलिटिकल शिफ्ट था। इस पॉलिटिकल शिफ्ट के जरिए से उन्होंने अब देश की राजनीति को बदलने का बीड़ा उठाया है और यही देश में इस टाइम चर्चा का मेन विषय है कि अगर ये सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ेगी तो सामाजिक न्याय की लड़ाई देश को किस दिशा में ले जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की कोर आइडियोलॉजी के साथ
सोशल इंजीनियरिंग के जरिए से ओबीसी और एससी वर्गों को अपने साथ जोड़ती है और उसका बेनिफिट इस वर्ग के लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा चुनावों में इनको टिकट मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधानसभा में एमएलए चुन करके आते हैं, सत्ता में इनको पद मिलते हैं, मंत्री पदों में इनको भागीदारी होती है, लेकिन विचारधारा जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी की होती है। अब इस सोशल इंजीनियरिंग के काउंटर करने के लिए सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लेकर के राहुल गांधी आए, वो ये कह रहे हैं कि अब सामाजिक न्याय होगा, जातीय जनगणना होगी। और ये जो जातीय जनगणना है, ये सिर्फ ओबीसी का एक कॉलम नहीं है कि देश की जनसंख्या में कितने ओबीसी हैं सिर्फ ये जान लिया जाए, बल्कि ये लड़ाई इससे आगे की है। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने किस जाति के लोग हैं और फिर उन जातियों के आधार पर यह देखा जाएगा कि किस समाज के कितने लोग हैं, राजनीतिक रूप से कितना उनकी भागीदारी है, सरकारी सेवाओं में उनकी कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट में कितनी भागीदारी है, वेल्थ में उनकी क्या हिस्सा है। और इसी तरीके से वो आप देखिए कि एक हाइपोथेटिकल बात है कि वो मिस इंडिया तक की बात कर रहे हैं कि मिस इंडिया में कितने ओबीसी या एससी के वर्ग के लोग हैं। तो आप देखें कि वो किस स्तर तक सामाजिक न्याय की मांग को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं। और यही वो प्रश्न है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म हम कर देंगे 50% का कैप का, यानी रिजर्वेशन अब 50% तक पर कैप पे नहीं रहेगा, बल्कि उसकी हम पूरी कैप को खत्म करके उसको आगे बढ़ा देंगे जातीय जनसंख्या के आधार पर भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। फिर वो प्राइवेट क्षेत्र में भी जो है बात कर रहे हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब उनको ये मालूम है कि मेरे साथ अपर कास्ट का वोट नहीं है और मेरे साथ अगर अब कोई वर्ग जुड़ सकता है तो सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ वर्ग जुड़ सकता है। और सामाजिक न्याय चूंकि देश में 85% जनसंख्या रखता है, अगर 85% को एग्जैगरेटेड मान लिया जाए तब भी वो 75-80% जनसंख्या है। और अगर उसका एक बड़ा चंग वो अपने तरफ खींचने में आकर्षित कर ले में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा। और ये रिवाइवल उनको 2024 के चुनाव में होता हुआ दिखाई भी पड़ा, जब उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और उनकी सीटें ठीक 50 से 100 हो गई, जस्ट डबल हो गई। और आप देखें कर्नाटक में उनकी सरकार बनी है, तेलंगाना में उनकी सरकार बनी है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इसी तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बनी और अब वो जो है डोजो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। अब इस डोजो यात्रा का क्या मतलब है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो कुल मिलाकर के वो धीरे धीरे समाज के उन वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कि आप वंचित वर्ग कह सकते हैं, जिसे कि आप पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिसे कि आप एससी कहते हैं, जिसे कि आप एसटी कहते हैं। और ये वो वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 10 सालों से बहुत मजबूत समर्थक वर्ग के रूप में उभर करके आया था और यहीं पर डेंट लगा है और इसी डेंट के चलते बीजेपी को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली है। अब इसी के चलते ये आरोप भी आ रहे हैं कि वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी का यह कहना है कि हम सामाजिक न्याय की जिसका हक था, जो हजारों साल से, सैकड़ों साल से वंचित वर्ग है, जिसका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में प्रावधान किया है, उन वर्गों तक वो संविधान के जरिए से जो लाभ पहुंचा है अब उसका नेक्स्ट फेज लागू होना चाहिए और वो लाभ पहुंचना चाहिए। और इसी के चलते इस वर्ग के लोग अब उनका समर्थन भी कर रहे हैं और जो रीजनल छत्रप हैं, जो रीजनल सुप्रीमो हैं, वो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की आवाज को उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता के साथ उठाया है और ऐसा काम कोई भी रीजनल पार्टी नहीं कर सकती। सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए दक्षिण के जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप डीएमके को ले लें, अन्ना डीएमके को ले लें, लेकिन वो एक क्षेत्र तक सीमित है। इसी तरीके से आप तेजस्वी यादव को ले सकते हैं, वो बिहार तक सीमित है, आरजेडी जो है, जेडीयू बिहार तक सीमित है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही सीमित है। लेकिन कांग्रेस की अगर साथ मिलता है सामाजिक न्याय के लिए तो ये आवाज देश की आवाज बन जाती है और यही सबसे बड़ा देश में परिवर्तन है, जिसको तमाम जो राजनीतिक विचारक हैं रेखांकित भी कर रहे हैं, अंडरलाइन भी कर रहे हैं और इसके इंपैक्ट पर जो है एनालिसिस भी कर रहे हैं कि अगर ये सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ेगी तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट देश की राजनीति पर पड़ेगा, देश की सामाजिक व्यवस्था पड़ेगा, आर्थिक व्यवस्था पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था पड़ेगा। और ये भागीदारी का प्रश्न एक बार अगर आगे आया और राहुल गांधी ने उसको सफलता के साथ लागू किया तो ये मांग कहां तक जाएगी, ये उससे बड़ा सवाल है। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।